देश प्रदेश के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं सिमरन शुक्ला। स्वागत है आपका न्यूज 21 भारत में। खबरों की शुरुआत करेंगे झारखंड से। सुनील तिवारी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार हैं, उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर रांची सिविल कोर्ट में आज सुनवाई हुई। दुष्कर्म के आरोप में घिरे सुनील तिवारी की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के न्यायायुक्त 7 विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट में हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट में बताया कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि सुनील तिवारी पर जो आरोप लगे हैं वह काफी गंभीर हैं, इसलिए उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि शुक्रवार को रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की अदालत में सुनील तिवारी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए एजेंसी 7 विशाल श्रीवास्तव की अदालत में हस्तांतरित कर दिया गया था। झारखंड के पूर्व डीजीपी व वर्तमान में डीजी रैंक के अधिकारी कमल नयन चौबे आज सेवानिवृत्त हो गए। 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी कमल नयन चौबे जून 2019 से 14 मार्च 2020 तक राज्य पुलिस के डीजीपी पद पर थे। बाद में उनका तबादला डीजी पुलिस आधुनिकीकरण नई दिल्ली कैंप में कर दिया गया था। तब से वे उसी पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। जैप एक मैदान में विदाई समारोह में कमल नयन चौबे की आंखें भर आई थी। डीजीपी नीरज सिन्हा सहित कई वरीय पुलिस अधिकारी मौजूद थे। कमल नयन चौबे ने कहा कि पुलिस में उन्हें अब तक के कार्यकाल में सिपाही से लेकर आईपीएस अधिकारी तक ने उन्हें अच्छी यादें दी हैं। इससे वे अपने दिल में हमेशा के लिए संजो कर रखेंगे। इस दौरान वे भावुक हो गए। राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सत्यार्थी बस सर्विस कंपनी के झारखंड दूतगामी वातानुकूलित डिलक्स बस सेवा का उद्घाटन फीता काटकर और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री ने मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चतरा जिले में इस तरह की बस सेवा बहुत ही बेहतर पहल है। ग्रामीण लोगों को यातायात के लिए बेहतर सेवा मिलेगी। इस तरह के और बस सेवा दूसरे जिलों में और राज्य के लिए शुरू होने चाहिए। मंत्री ने इस दौरान चतरा बस स्टैंड में शुद्ध पेयजल के लिए चापाकल लगाने की घोषणा की और चतरा बस स्टैंड को बेहतर बस स्टैंड बनाने का भरोसा दिलाया। यूपी में 1 सितंबर से कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यालय खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता, सैनिटाइजेशन का कार्य हर दिन हो। पठन पाठन के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्रेसिव ट्रेसिंग, टेस्टिंग और त्वरित ट्रीटमेंट की नीति के साथ साथ तेज टीकाकरण की नीति से उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रित स्थिति में है। टेस्टिंग और टीकाकरण में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष पायदान पर है। लगातार कोशिशों से उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की स्थिति नियंत्रण में है। संक्रमण दर न्यूनतम स्थिति में है। झारखंड के गढ़वा जिले में मेराल थाना अंतर्गत टिसर टेटुका पंचायत के टेटन जंगल में आज सुबह शिकार के दौरान गुफा में घुसे 3 शिकारियों की मौत गुफा में दम घुटने से हो गई। मृतकों में एक मृतक की पहचान डंडई थाना क्षेत्र की चक्री टोला निवासी उपेंद्र कोरवा पिता रघुनाथ कोरवा के रूप में की गई है। वहीं 2 अन्य मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मेराल थाना प्रभारी और एसआई दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। अब खबरें बिहार से। सुशासन की सरकार में लोग भले ही शराबबंदी के ढिंढोरा पीटे, अपनी पीठ खुद थपथपा ले, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि बिहार में कहीं भी शराबबंदी नहीं है। जहां चाहो वहां शराब उपलब्ध है, वो भी भरपूर मात्रा में। मोतिहारी पुलिस एक बार फिर शराब रैकेट का भंडाफोड़ करने में सफलता हासिल की है, जहां उसने जिला मुख्यालय से सटे बंजरिया थाना से करीब 500 मीटर की दूरी पर एनएच के समीप स्कूल परिसर स्थित गोदाम से भारी मात्रा में शराब व 2 पिकअप वाहन व उसके 2 कारोबारियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चौंकाने वाली बात यह है कि उक्त शराब एक आवासीय स्कूल यानी जहां पर नौनिहालों को पढ़ाया लिखाया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं, वहां से शराब की इस बड़ी खेप को बरामद किया गया है। 361 कार्टून में रखे इस शराब की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। आपको बता दें कि शराब एक विद्यालय के गोदाम से बरामद किया गया है, जिसके मालिक सहित एक अन्य कारोबारी को पुलिस ने धर दबोचा। इस बाबत मोतिहारी एसपी नवीन चंद्र झा ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि निजी विद्यालय के अंदर शराब का धंधा चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी मोतिहारी व बंजरिया थाना की पुलिस ने छापा मारकर 361 कार्टून शराब सहित 2 पिकअप व स्कूल संचालक सहित एक अन्य को गिरफ्तार किया है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। बंजरिया में अशोका इंटरनेशनल एक प्राइवेट स्कूल है, जहां के परिसर से लगा हुआ एक गोदाम है, जो उसी स्कूल का जो मालिक है उसी का है। उसी में से आज छापेमारी की गई और 361 कार्टन शराब बरामद हुआ है। जो अशोका इंटरनेशनल स्कूल का मालिक है अशोक श्रीवास्तव, उसको भी गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य लोग जो भी इसमें संलिप्त हैं इतनी बड़ी मात्रा में शराब के स्टॉक करने में,
उन सभी के विरुद्ध अभी टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है। बिहार के मोतिहारी में बाढ़ के पानी से लबालब चंबर में डूबने से 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण में 2 दिन पूर्व ही रामगढ़वा थाना क्षेत्र में 5 बच्चियां, बकरीदयाल थाना क्षेत्र में 1 बच्ची तो तुरकौलिया में 2 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। मोतिहारी के तुरकौलिया थाना क्षेत्र में घोगा चुनने के दौरान 15 वर्षीय दीपू कुमार उर्फ टीपू का शव सोमवार को तालाब से एनडीआरएफ की टीम ने शव को खोजा। मृतक की पहचान तुरकौलिया पूर्वी टोला के सुरेंद्र शर्मा के पुत्र दीपू कुमार उर्फ टीपू के रूप में की गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि रविवार को किशोर दीपू गांव के चंबर में घोंगा चुनने गया था। देर रात तक दीपू घर नहीं लौटा। अनहोनी की आशंका के मद्देनजर गांव के मुखिया सुनील टाइगर, सरपंच अमरिंदर तिवारी व तुरकौलिया थानाध्यक्ष अभय कुमार के सहयोग से एनडीआरएफ की टीम को मुजफ्फरपुर से 10 सदस्यीय टीम बुलाकर किशोर की खोजबीन की गई। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने काफी खोजबीन के बाद गांव के मुगलाहा चंबर से किशोर का शव बरामद किया। देश में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां मगर, घड़ियाल और खारा पानी मगरमच्छ पाए जाते हों। रविवार को घड़ियाल देखे जाने के बाद ओडिशा का केंद्रपाड़ा ऐसा पहला जिला बन गया है जहां की नदियां तीनों प्रजातियों के लिए अनुकूल है। ओडिशा का केंद्रपाड़ा जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां मिली है। एक वन अधिकारी के मुताबिक केंद्रपाड़ा में खारा पानी मगरमच्छ, घड़ियाल और मगर देखे गए हैं। आपको बता दें कि यह जिला चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ है। डिवीजन फॉरेस्ट अधिकारी ने बताया कि पूरे भारत के 70% खारा पानी मगरमच्छ केंद्रपाड़ा जिले में ही पाए जाते हैं और तीनों प्रजातियों के पाए जाने वाला यह एकमात्र जिला बन गया है। उड़ीसा की पाइका नदी में पहली बार रविवार को घड़ियाल को देखा गया था। इससे पहले 2016 में 14 फीट लंबा मगर भी देखा गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि घड़ियाल और मगर को देखे जाने के बाद यह साफ हो गया है कि यहाँ की नदियाँ मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों के रहने के लिए अनुकूल हैं। अब बात करेंगे मौसम की। 24 घंटे में झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखी गई है। सबसे अधिक बारिश 31 मिलीमीटर तेनुघाट में देखी गई। वहीं सबसे अधिकतम 35.60 डिग्री सेल्सियस तापमान गोड्डा और सबसे न्यूनतम 22.8 डिग्री सेल्सियस तापमान चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के निम्न दबाव का प्रभाव अभी छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में है। झारखंड में इसका प्रभाव कम देखने को मिल रहा है, जिस कारण अगले 2 दिनों तक बारिश में कमी होगी। राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जा सकती है। अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की जानकारी देते हुए रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 31 और 1 तारीख को झारखंड में बारिश में कमी देखी जा सकती है। 2 और 3 सितंबर से फिर राज्य में गरज के साथ बारिश में तेजी देखी जा सकती है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने संभावना जताई है कि अगले 1 महीने की बारिश में झारखंड में मानसून सामान्य के करीब पहुँच जाएगी। पिछले 24 घंटों में झारखंड में कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखी गई है और जो सबसे अधिक बारिश देखी गई है वो 31 मिलीमीटर तेनुघाट में रिकॉर्ड किया गया है। और अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे अधिक तापमान जो है वो 35.60 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया है। और न्यूनतम तापमान की बात करें कि सबसे कम न्यूनतम तापमान तो 22.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करें सिनेप्टिक फीचर की तो निचले सतह पे अभी झारखंड में साउथ ईस्टर्ली विंड चल रहा है और जो लो प्रेशर एरिया अभी उसका एग्जैक्ट पोजीशन है साउथ छत्तीसगढ़ उसके आसपास के इलाकों में, जो कि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ने की संभावना है। वो सेंट्रल और वेस्ट इंडिया को आने वाले 3-4 दिनों में इम्पैक्ट करेगा। और जो मानसून ट्रफ है वो उस अभी पास कर रहा है बीकानेर, अजमेर, शिवपुरी और जो सेंट्रल लो प्रेशर जो छत्तीसगढ़ में जो है उसके साथ साथ में वो विशाखापट्टनम से होता हुआ साउथ ईस्ट में वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में टर्मिनेट कर रहा है। और बात करें अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की तो आज जैसे 30 तारीख है झारखंड में कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। 31, 1, 2 ये 3 दिनों में बारिश में थोड़ी कमी आने वाली है और झारखंड में कुछ इलाकों में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। 3 तारीख से थोड़ी सी बारिश में बढ़ोतरी की 2-3 तारीख से संभावना जताई जा रही है। तो कुल मिला के ये है कि कल से थोड़ी बारिश में कमी आएगी और 2 तारीख से थोड़ी इसमें फिर इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है। और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की बात करें तो आने वाले 1-2 दिन में कुछ स्थानों पे लो टू मीडियम थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के भी इवेंट देखने को मिल सकते हैं। और बात करते हैं कि अभी तक की जो मानसून की बारिश है
तो 1 जून से लेके 30 अगस्त तक अभी तक झारखंड में जो वास्तविक वर्षापात है वो 779.1 मिलीमीटर हुई है, जबकि इस समय का जो सामान्य वर्षापात है वो 812.6 मिलीमीटर है, और जो डिपार्चर है वो -4% चल रहा है, जो कि नॉर्मल है। और आने वाले दिनों में भी जैसे 1 महीना बचा हुआ मानसून का, तो कुल मिला की स्थिति यही है कि मानसून नॉर्मल रहने की संभावना है, और फिर सितंबर फर्स्ट वीक के लास्ट से फिर से इसके रिवाइव होने की संभावना जताई जा रही है। और तापमान की बात करें तो अभी जो अधिकतम तापमान है उसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, और आपको आंशिक बादल देखने को मिलेंगे, साथ साथ में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश और कुछ एक जगह पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के इवेंट्स देखने को मिलेंगे। प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए शुरू किए गए बिरसा हरित ग्राम योजना में भी बड़ा घोटाला हुआ है। गांव को हरा भरा करने और रोजगार दिवस सृजन करने के लिए शुरू किए गए इस योजना में लगाए गए 70% तक पौधे मर चुके हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है, यह कहना है भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का। देखिए, सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। अब प्रवासी मजदूरों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत गांवों को हरा भरा करने के लिए बड़े पैमाने पर पौधा और पेड़ लगाने की प्लानिंग थी। लेकिन अब जो ऑडिट हुआ है उसमें 70% तक जो पौधे लगाए गए थे वो मर गए। इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ, और प्रारंभिक जो बातें आ रही हैं कि उसमें जो पौधे की सप्लाई की गई थी वो घटिया थी, और कई जगहों पर तो पेड़ों की टहनियों को लगाकर उन्हें पौधे बताया गया था। तो ये सरकार में भ्रष्टाचार किस कदर सर चढ़कर बोल रहा है, ये दिखाने के लिए ये घटना काफी है। रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकार के खाते में 714 करोड़ रुपए फिर से काटे जाने के सिलसिले में झामुमो ने केंद्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता रखी। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा कि डीवीसी के बकाये राशि के सिलसिले में डीवीसी और केंद्र सरकार के बीच हुए त्रिपक्षीय बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री सह पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने राज्य के मामले को अलग कर लिया था। बावजूद इसके सीएम ने डीवीसी को झारखंड राज्य की ओर से 125 करोड़ रुपए मासिक देने का ऐलान कर दिया। हर महीने झारखंड राज्य की ओर से डीवीसी को राज्य सरकार की ओर से घोषित राशि अदा की जा रही है, मगर फिर भी रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकार के खाते में 714 करोड़ रुपए फिर से काट लिए गए हैं। राज्य द्वारा घोषित राशि दिए जाने के बावजूद भी रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकार के खाते से 714 करोड़ रुपया काटा जाना कहीं से भी नैतिक कार्य नहीं है। विनोद पांडे ने कहा कि गैर भाजपा शासित राज्यों में भाजपा इस प्रकार दूसरे राज्य की सरकारों को डराने का काम कर रही है। उस राशि के भुगतान के लिए राज्य सरकार ने हर महीने 125 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के खाते में जमा करने का काम किया है, और लगातार हर महीने ये पैसा केंद्र सरकार के खाते में जमा होता है। लेकिन उसके बावजूद जो बकाया पैसा है 714 करोड़ रुपया काटने के बाद राज्य के ऊर्जा विभाग को एक नोटिस भी दिया गया है कि वो जो 21 करोड़ रुपया बकाया है राज्य के ऊपर में, उसको आप जमा कर दें। तो इससे तो स्पष्ट होता है कि राज्य के अंदर में डीवीसी का जो कमांड एरिया है वो 7 जिले हैं, और उन 7 जिलों के लोग किस तरह से प्रभावित होते हैं केंद्र सरकार के इस निर्णय से, इससे हम सभी वाकिफ हैं। लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार में पैसे जमा करने लगातार करते रहने के बाद भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो समन्वय बनना चाहिए वो समन्वय नहीं बन पा रहा है, और केंद्र सरकार का ये जो व्यवहार है भेदभावपूर्ण वो लगातार जारी है। लेकिन उन जिलों के लोग जहां पर डीवीसी का कमांड एरिया है, आखिर उनका दोष क्या है? तो इन सारे चीजों को काफी गंभीरता से राज्य के मुख्यमंत्री ने लिया, और उनको किसी तरह की असुविधा नहीं हो उन जिलों के लोगों को, इसलिए लगातार केंद्र से संपर्क बना करके, डीवीसी से संपर्क बना करके, और उनका जो बकाया पैसा है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन इस तरह का जो रवैया है केंद्र सरकार का, वो बिल्कुल ही बर्दाश्त के लायक नहीं है,
और केंद्र सरकार सिर्फ यहीं पर आकर के नहीं रुकी है। केंद्र सरकार के पास जो राज्य सरकार का जीएसटी का पैसा बकाया है, जो केंद्रीय करों का पैसा बकाया है, उन पैसों के भुगतान के बारे में केंद्र सरकार ने आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इस पर भी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है और उसके बावजूद भी केंद्र सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं किया जाना, ये अपने आप में एक संदेह पैदा करता है। दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि राज्य में 14 लोकसभा के सांसद हैं, जिसमें 12 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और राज्यसभा में भी 4 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, यानी 16 सांसद लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर के सांसद हैं। लेकिन कोई भी एक व्यक्ति, एक सांसद या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के द्वारा केंद्र सरकार के सामने राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में, केंद्र के इस सौतेले व्यवहार के बारे में या राज्य के विकास से संबंधित किसी भी तरह की बातचीत नहीं की गई है। लेकिन वही सांसद, वही नेता जब इस राज्य में आते हैं तो सारा ठिकरा राज्य सरकार पर थोपने का काम करते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब इस राज्य का कमान माननीय हेमंत सोरेन जी ने संभाला, उस समय राज्य की वित्तीय स्थिति क्या थी और आज राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है। आज स्थिति यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो 714 करोड़ रुपए काटे गए हैं, उन पैसों के काटने के बाद राज्य में जो कर्मी हैं उनके वेतन में भी काफी दिक्कतें आने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, राज्य के वित्त मंत्री के द्वारा ये बातें कही गई हैं। बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जो भाजपा शासित हैं या दूसरे दलों के द्वारा वहां पर सरकार बनाई गई है, लेकिन उन राज्यों के साथ में इस तरह का व्यवहार केंद्र सरकार नहीं कर रही है। और उसमें खास करके मैं उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश की बात करूंगा। अरबों रुपये वहां पर बकाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह का व्यवहार केंद्र सरकार का झारखंड के सरकार के साथ में है, झारखंड के लोगों के साथ में है, उस तरह का व्यवहार उन राज्यों के साथ में नहीं किया जा रहा। यानी उनके ऊपर में किसी तरह का कोई दबाव केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा। साथियों, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो भाजपा शासित राज्य हैं और जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनके साथ में किस तरह का व्यवहार केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए News 21 भारत।